नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जब कभी भारत के इतिहास की बात होती है और खासकर जो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी, शिक्षा पद्धति थी, उसकी बात होती है, तो दो बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं जिनकी चर्चा होती है। पहली नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला। हर भारतीय बड़े गर्व से कहता है, अरे साहब इनका तो बड़ा समृद्ध इतिहास था। चाइना हो, वेस्ट एशिया हो, यूरोप हो, साउथ एशिया हो, पूरी दुनिया से यहाँ छात्र पढ़ने आते थे। और ये तक कहा जाता है कि जब कभी आक्रांताओं ने आग लगाई तो 6-6 महीने तक तो लाइब्रेरी ही चल रही थी। मतलब आप ये देखिए किस हद तक एडवांस फॉर्म में भारत की शिक्षा व्यवस्था थी। वहां से आज हम कहां पहुंच गए? हम पहुंच गए अल फलाह जैसी यूनिवर्सिटियों में। और ऐसा लग रहा है कि जो एजेंसियां हैं, जिस तरीके से उनका मिशन चल रहा है क्लीन अप, उसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी का चैप्टर भी क्लोज नहीं हुआ है। अभी बहुत कुछ इससे निकलना है। और जिस तरह की शॉकिंग डिटेल्स निकल कर आ रही हैं, हमास स्टाइल बंकर निकल कर आ रहे हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास से। मतलब आप समझ सकते हैं राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में किस तरीके से अल फलाह एक गढ़ बन गया था। और बात होगी कि इस तरीके से चाइनीज और टर्किश हथियार वाया पाकिस्तान भारत के अंदर आ रहे हैं और उत्तराखंड क्यों हाई अलर्ट पर है। इन सभी चीजों पर चर्चा होगी। पहले बात अल फलाह यूनिवर्सिटी की। देखिए, जिस दिन से ये टेरर नेटवर्क बर्स्ट हुआ है, अहमदाबाद वाला हो या फरीदाबाद वाला हो, अल फलाह यूनिवर्सिटी शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन ये एक तरीके से चर्चा में नहीं आती होगी। और यहां से किस तरीके से निकल कर आता है वो मुजम्मिल, वो शाहीना, वो बहुत सारे डॉक्टर, दर्जनों डॉक्टर अभी भी फरार हैं कि वो निकल कर आते हैं। और यहां से लोगों को लगता है कि ठीक है, चैप्टर क्लोज हो गया भैया, कुछ 3,000 किलो सामान मिल गया, 10-20 लोग पकड़े गए, अल फलाह यूनिवर्सिटी का ईडी की रेड पड़ गई है, जमीन कब्जा है उसे छोड़ा लिया जाएगा। ठीक है, ये सब बातें चल रही है, यूजीसी अपना एक्शन ले रहा है, नेक अपना एक्शन ले रहा है, सब चीज चल रही है। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आ रही है कि आप ये समझ कर देखिए, टेरर नेटवर्क जैसी स्थिति, उस तरह का फिजिकल स्ट्रक्चर इस अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके आसपास दिखाई दे रहा है। दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी जिस धौज गांव में है, उस यूनिवर्सिटी से मात्र 700 मीटर दूर, 1 किलोमीटर भी नहीं बैठता। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी पे आप खड़े हैं तो वहां से आपको साफ मदरसा दिखाई दे सकता है। मात्र 700 मीटर दूर एक मदरसा था, लगभग 200 गज की जमीन के ऊपर था। जब उस पर रेड मारी जाती है, जब उसका इंस्पेक्शन किया जाता है, तो उसके जमीन के नीचे से जो निकलता है वो हूबहू कुछ ऐसा है जैसा हमास टनल और नेटवर्क बनाता है ना, बंकर बनाता है पूरे गजा के नीचे कि भैया यहां छुपा जाए, यहाँ पे अपने एम्यूनिशन को छुपाया जाए, अपने लोगों को छुपाया जाए, बंदूकों को छुपाया जाए। तो उसी तरह का कुछ इस मदरसे के नीचे से निकला। इस पूरे के पूरे मदरसे के नीचे एक अंडरग्राउंड बंकर था। लगभग 5-5 फीट चौड़ी दीवारें हैं। एक किसी आम घर में अगर आप बेसमेंट भी बनाते हैं या दीवारें खड़ी करते हैं, 9 इंच की दीवार ले लेते हैं, या थोड़ा बहुत हो गया 2-4 इंच की और फालतू मान लिया, लगभग उसी रेंज में रहता है। 5-5 6-6 फीट मोटी दीवारें थी इसके अंदर। लगभग 200 गज में यह मदरसा फैला हुआ था। क्यों थी ये 5 फीट मोटी दीवारें? क्यों था वो बंकर? क्या रखना क्या वो जो एम्यूनेशन था वो वहां रखना चाह रहे थे? क्या वहां से कोई बड़ा टेरर ऑपरेशन चलाना चाह रहे थे? उसके बाद कहा यह जा रहा है कि उस मदरसे को जो बनाया जा रहा था, अभी जो प्रारंभिक तौर पे कुछ जानकारियां निकल के आ रही हैं कि जो मुजम्मिल था वही फंड कर रहा था, वहीं से फंडिंग आ रही थी उस हमास स्टाइल बंकर को बनाने के लिए। तो क्या, क्योंकि आपने देखा वही लोग उस अल फलाह यूनिवर्सिटी के एक कमरे में बैठकर सब कुछ चला रहे थे। उस कमरे को किस तरीके से उन्होंने अपना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना रखा था। उसके बाद ये मदरसा है और लगभग 2 साल पहले से, माफ कीजिएगा, 2 महीने पहले से कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और 1 महीना पहले यहाँ छात्रों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही ये कार्रवाई शुरू होती है, अचानक से यहाँ छात्र आने बंद हो जाते हैं। और जो ये मदरसा जो चला रहे थे ना भाई साहब, उनका भी नाम इस पूरे के पूरे नेटवर्क में आया है। यानी कि वहां से किस तरीके से कनेक्ट करके आप ये देखिए कि मतलब दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में आप इस तरह का काम कर रहे हैं। तो जो योगी आदित्यनाथ ने इलीगल मदरसों के ऊपर और इलीगल इस तरह के जो स्ट्रक्चर हैं, जब उनके ऊपर, मजारों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया था, उनकी जो आईबी से जांच करवाई थी, तो अब तो ऐसा लगता है कि शायद गलत नहीं था।
क्योंकि हमने देखा है कि बहुत जगह ऐसी आती हैं कि जहां पर इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, कभी पत्थरबाजी करने के लिए, कभी चीजों को स्टोर करने के लिए। तो क्या यहां से भी उस नेटवर्क को चलाया जा रहा था? अब एजेंसी को निश्चित तौर पर इसके ऊपर जांच तो करनी चाहिए। और जिस तरीके से छापा पड़ा है और जिस तरह का कंस्ट्रक्शन है, आम मदरसा, आम स्ट्रक्चर तो वो नहीं था। और इस अल फलाह यूनिवर्सिटी को कवर फायर कौन कैसे लोग दे रहे हैं? अरशद मदनी जैसे लोग दे रहे हैं। क्या कह रहा है अरशद मदनी? अरशद मदनी कह रहा है कि अरे साहब, वो ना देखो मेयर बन गया जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का, ये देखो शादिक खान बन गया मेयर लंदन का, वहां बन सकते हैं, यहां कोई नहीं बन सकता। यहां आजम खान ने यूनिवर्सिटी खोली, बुलडोजर चल गया। अल फलाह में किसी ने खोली तो वे देखे क्या हो गया। मेरा सवाल है अरशद मदनी से, क्या जमीन कब्जा कर आप यूनिवर्सिटियां बनाएंगे? क्या उन यूनिवर्सिटियों को आप टेरर का हब बनाएंगे? क्या वहां से हथियार निकलेंगे उसको आप कवर फायर देंगे? क्यों नहीं बोले अरशद मदनी जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके ऊपर कुछ भी? क्यों नहीं बोला ये अरशद मदनी तब जब इसी यूनिवर्सिटी के अंदर से इस तरह के लोग पकड़े जा रहे थे? तब तो नहीं कहा कि ये गलत है। हाँ, उसने देखा थोड़ी धूल छट गई है, ठीक हो गया, कोई बोला नहीं है, चलो मैं आगे बढ़ के मैं मुसलमानों का नेता बन जाता हूं और मैं बोल देता हूं कि भैया देखिए गलत हुआ है। कौन सा ऐसा वायलेशन नहीं है जो इस यूनिवर्सिटी ने नहीं किया? और अब यहां तो हमारे स्टाइल बंकर, और हो सकता है कि शाम ये जांच हो, साफ सफाई हो, ये मिशन क्लीन अप चले तो हो सकता है टनल्स भी निकलनी शुरू हो जाए। तो अरशद मदनी जैसे लोग इस पे नहीं बोलते, बहुत ही सलीके से, बहुत ही शांति से वो बाईपास से होकर निकल जाते हैं। और ऐसे लोगों का सही इलाज और ऐसे इंस्टीट्यूशंस का और ऐसे स्ट्रक्चर्स का सही इलाज अगर किसी के पास है तो वो योगी आदित्यनाथ है। उसका एक ही इलाज है, बुलडोजर मॉडल। क्यों रहना है? हटाओ इन्हें। तो साफ है कि कहां से ये कवर आता है, कौन लोग हैं जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग करते हैं। वही निकला ना मुजम्मिल और इस तरह के लोग। तो अभी बहुत कुछ इसमें से निकलने वाला है, बहुत कुछ है जो आपको दिखाई देगा। इसके अलावा अभी क्योंकि जो मिशन है क्लीन अप का जो चल रहा है उसमें और भी कई चीजें निकल कर आई हैं और अब तो बात उत्तराखंड तक पहुंच गई है। अभी उत्तराखंड के अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव मिले हैं। अल्मोड़ा में सरकारी स्कूल के बराबर में कुछ संदिग्ध पैकेट पड़े होते हैं। वहां का प्रिंसिपल पुलिस को कॉल करता है और जब पुलिस पहुंचती है तो वहां बड़ी संख्या में एक्सप्लोजिव मिलते हैं। अब आप ये देखिए, भारत में कहीं से अगर इन्फिल्ट्रेशन होता है, कहीं से इस तरह के हथियार, ड्रग्स, जो भी सामान आना होता है, जनरली कहां से आता है? या तो पाकिस्तान बॉर्डर से आता है या फिर आपका बंगाल से आता है, त्रिपुरा हो गया, नेपाल हो गया। लेकिन क्या अब उत्तराखंड बॉर्डर भी इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि यहां से लगभग 161 जिलेटिन की छड़ें मिली हैं और ये एक्सप्लोजन में काम आती है, जनरली माइनिंग और उस तरह की जो जगह है वहां पर काम आती है। और ये स्कूल के बराबर में, स्कूल के बराबर में, जहां स्कूल बसेस खड़ी थी उसके बराबर में मिलता है। अब या तो किसी ने छुपाया है या इंटेंशनली प्लांट किया है, जो भी है, कम से कम वो एक्टिव मोड में नहीं था तो ये मान सकते हैं कि शायद छुपाया ही होगा। लेकिन आप ये बताइए कि इतने घने जंगलों में कहां तक आप ढूंढ सकते हैं? आप देखिए नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। जो साफ सफाई क्लीनअप चल रहा है उसमें से जो जो चीजें निकल के आ रही हैं, निश्चित तौर पर मतलब एक तरीके से खतरनाक है कि कहां तक नेटवर्क फैले हुए हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि भैया पाकिस्तान का जो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो ड्रोन्स हैं उससे सप्लाई की जाती है। तो ऐसी ही एक सप्लाई अभी दिल्ली में एक और बड़ा मॉड्यूल बस्ट हुआ है कि जो चाइनीज और टर्किश वेपन्स हैं वो किस तरीके से भारत के अंदर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, भारत को भेजे जा रहे हैं वाया ड्रोन। और ये उसी पाकिस्तानी बॉर्डर से आए हैं। और पाकिस्तान के अंदर से जो ये सामान भेजा गया, ये सारा का सारा लगभग 10 इंपोर्टेड पिस्टल्स हैं इसके अंदर, 92 कार्ट्रिजेस हैं और बहुत कुछ मिला है। ये भारत में जो क्रिमिनल्स हैं उन्हें बांटने की तैयारी थी। मान लीजिए क्लीन अप नहीं चल रहा होता, एजेंसियां उतनी सतर्क नहीं होती, उतनी हाइटेंड उसमें नहीं होती, तो हो सकता है संभवतः ये चीजें स्लिप हो गई होती। लुधियाना में पकड़ा गया, दिल्ली में पकड़ा गया, अल्मोड़ा में पकड़ा गया। तो हर जगह से जो ये चीजें निकल कर आ रही हैं, ये समझिए कि कितनी गहराई तक चीजें हैं।
इतना ही कहूंगा, ये क्लीन अप कम से कम अगले 6 महीने साल भर चलेगा। जब तक नेटवर्क की कमरें नहीं तोड़ी जाएंगी, जब तक इस ऐसे स्ट्रक्चर्स के ऊपर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, तब जब तक इंटरनल क्लीनअप नहीं होगा, आप एक्सटर्नल कुछ नहीं कर सकते। और आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है, बंगाल है, यूपी है, वहां पर इन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और संभवतः जो दिल्ली ब्लास्ट है उसका बदला लेना है आपसे को, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। तो जो 0.5% है, क्या उसको आम करने की तैयारी है? क्या उस तक ये चीजें पहुंचाने की तैयारी है कि भैया ठीक है, जब ये कर रहा होगा तो अंदर से चीजें हो सकती हैं क्या? तो इसलिए जो इंटरनल क्लीनअप है, जिस तरीके से चल रहा है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन बात वही है ना, अल-फलाह होता है तो अरशद मदनी जैसे निकल आते हैं। अभी ये हिडमा मारा गया है तो दिल्ली की सड़कों पे ये बिलांत भर के जो है चूजे ये कूद रहे हैं। अभी वो 1 करोड़ का इनामी जो नक्सली हिडमा है, अभी खबर आ रही है कि शायद फिलीपींस में जाकर ट्रेन हुआ था वो। और फिलीपींस, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, बहुत कुछ है वहां से कनेक्टेड। अगर वो वहां से सही में ट्रेन होके आया है तो कनेक्शन देखिए कि कौन कौन लोग आपके इंटरनल मैटर में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। और दिल्ली में कुछ सो कॉल्ड भटके हुए युवा प्रदर्शन करते हैं कि दिल्ली की हवा खराब है AQI की। जैसे ही माइक देखा, खुद पढ़ते हैं, अरे कॉमरेड हिडमा, लाल सलाम, ये सलाम, हरा सलाम, पीला सलाम, वो खुद पढ़ते हैं उसके अंदर। और क्या कह रहे हैं कि ये कैपिटलिस्ट सरकार है, जनता की सरकार आनी चाहिए, जैसे बस्तर में, बीजापुर में इन नक्सलियों ने स्थापित की हुई है। जो महिला बोल रही थी, जो बच्ची बोल रही थी ना, वहां जाकर भी वो बोल सके, उतनी भी फ्रीडम नहीं है वहां पर। लेकिन ठीक है, आसानी से सब्सिडाइज फॉर्म में आप पढ़ रहे हो, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में आपको दाखिले मिले हुए हैं और बोलने के लिए माइक मिला हुआ है, जो चाहे आप कर सकते हैं। और जब पुलिस उठा के ले जाती है तो वही को सिस्टम एक खास तरह का फोटो वायरल कर देता है कि देखिए AQI के प्रदर्शन करने वालों पे पुलिस ने हमला कर दिया है। और हो क्या रहा है, वहां हिडमा के लिए नारे लग रहे हैं, वहां सरकार विरोधी नारे लग रहे हैं, वहां देश विरोधी नारे लग रहे हैं। लेकिन उसको बड़ी सहूलियत से पूरा का पूरा जो लेफ्ट इकोसिस्टम का मीडिया है, उसे कहीं ना कहीं दरकिनार कर देता है। उसे ये तो दिखाई देगा कि वहां ऐसा हुआ है, वो कभी ये खबर नहीं बताएगा कि उत्तराखंड में पकड़े गए हैं साहब जिनका नाम है ममनून हसन, सचिन चौहान बन के रह रहे थे, और यहां की एक महिला से शादी करते हैं, उसको भी फरजाना अख्तर बना देते हैं और इलीगल तौर पर बांग्लादेश ले जाते हैं और फिर भारत आकर रहने लगते हैं। और यहाँ वोटर भी बन गए, सचिन चौहान भी बन गए, सारा काम कर दिया, यहाँ की सब्सिडी पे भी पलते हैं। और जब ऑपरेशन काल भी और जो क्लीनअप है उसमें वो बाहर निकलते हैं, तब कोई नहीं बोलता, जब शांत हो जाते हैं। एक भी लेफ्ट विंग इकोसिस्टम वाला मीडिया ये क्यों नहीं बता रहा कि हजारों लाखों जो बांग्लादेशी भारत छोड़ के जा रहे हैं, तो भैया ये किस तरीके से यहां बसे हुए थे, कौन इन्हें सपोर्ट कर रहा था, उसके ऊपर तो कोई नहीं बोलेगा। हाँ, कोई एक्शन किसी पे हो जाए तो एक चीज को उठाकर भागे फिरेंगे। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन क्लीनअप बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। और कम से कम ये साल 6 महीने ऐसे ही चलना चाहिए, जबरदस्त तरीके से। मैं तो कह रहा हूं हर यूनिवर्सिटी, हर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, सबकी IB से जांच कराइए, सबका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो, तब जाकर चीजें सुचारू रूप से आगे चले। ये पूरा का पूरा प्रयास रहना चाहिए। और आप लोगों से एक और बात करना चाहूंगा, आज मैंने सुबह एक वीडियो की थी कि किस तरीके से पिछले कुछ समय से लगातार भारत के अलग अलग टॉप लीडरशिप के जो लोगों से बयान आ रहे हैं, तो उसका एक एनालिसिस किया था, साथ में कुछ छोटी छोटी खबरें दी थी। तो बहुत लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे शिवम जी आप तो सारे सीक्रेट्स लीक कर रहे हैं। पहली बात तो वो जो छोटी छोटी अपडेट थी, सारी की सारी मेन स्ट्रीम मीडिया से पिकअप की हुई थी, कोई ऐसी नहीं थी जो शिवम ने अपने घर में, अपने ऑफिस में बैठकर बनाई हो। वो सारी ऑलरेडी अवेलेबल है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो बड़े बड़े पोर्टल्स हैं उनके हैं, और वहीं से वो मैंने आर्टिकल पेस्ट भी किए थे। और दूसरी चीज, जो मैंने एनालिसिस किया था, ऐसा नहीं है कि वो मैंने ही किया था। जब वॉर गेमिंग होती है, जब आप एनालिसिस करते हैं तो हर कोई करता है, और मुझसे ज्यादा बेहतर दिमाग वाले, मुझसे ज्यादा बेहतर रिसोर्सेज के साथ दूसरी तरफ बैठे हैं, वो ऑलरेडी समझ सकते होंगे कि वो हो क्या रहा है। मैंने एक छोटा सा एनालिसिस दिया कि एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, उसकी वजह से क्या लगता है कि भारत क्या कर सकता है, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि कहीं उसमें कुछ ऐसा मैंने कोई बहुत बड़ा रिवील कर दिया कि भैया सेना को बड़ी दिक्कत हो जाएगी।
उससे ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तो बहुत सारी वीडियोस फ्लोट होती हैं, बड़े बड़े चैनल हैं जो उसको चला रहे हैं। बड़े बड़े चैनल ने तो ये भी चला दिया कि मोदी जी के ऊपर, चाइना के ऊपर हमला होने वाला है, लेकिन किसी ने जाकर उस वीडियो में फैक्ट चेक किया, या उस वीडियो से, उस एक वीडियो को 99.99% लोगों ने भी नहीं देखा होगा। उस वीडियो को देखोगे तो ही समझ आ जाएगा कि स्टोरी मैच नहीं होती, बनती नहीं है, कि ऐसा कुछ था नहीं था, वो एजेंसियां जाने, लेकिन कम से कम उस वीडियो की कहानी से तो नहीं लग रहा था, लेकिन सबने मान लिया। खैर ठीक है, मेरा काम एनालिसिस करना है, जो मुझे लगता है मैंने वो बताया, लेकिन कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं था कि मैंने कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी बता दी हो। सिंपल बेसिक कॉमन सेंस सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, आप उन्हें जोड़ोगे, कोई भी अगर इस काम को करेगा वो आसानी से समझ जाएगा कि भैया हो क्या रहा है और दिख क्या रहा है। खैर फिर भी अगर लोगों को शक है तो दोबारा से जाइए, वीडियो को देखिए, खुद एनालाइज कीजिए, खुद ही समझ जाएंगे उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि मैंने भैया बहुत बड़े राज बता दिए। अगर मैं इतना ही रिसोर्सफुल होता और इतनी ही जानकारी मेरे पास होती तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मोदी जी ने बुला लिया होता, भैया आओ शिवम मुझे कुछ जानकारी दो, कैसे कैसे करना है। तो ऐसा कुछ है नहीं, जो दिखाई दे रहा है, जो ओपन सोर्स में अवेलेबल है, वही जानकारियों को जोड़कर वही एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत किया। सबका अपना अपना एनालिसिस होता है, सिचुएशन के हिसाब से असेसमेंट होता है, कोई और उसे किसी और तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, मैंने किसी और तरीके से किया है, सबका देखने का नजरिया है। मैं तो ये कहूंगा आप सबको सुनिए, सबको देखिए, जो बेहतर लगे उसको समझिए। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।